वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर। और सिंक्रोनस मोटर में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। तो बेसिकली यदि थोड़ी थोड़ी हम वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये आपको अल्टरनेटर की तरह इसका वर्किंग प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाली बॉडी है और ये स्टेटर पार्ट वाला था, अंदर वाला जो है रोटर है और ये रोटर में वाइंडिंग की गई है और इसमें डीसी सप्लाई किया गया है। तो डीसी सप्लाई का काम ये होता है कि हम इसे क्या करते हैं, एक्साइटेट करते हैं। एक्साइटेशन का काम किया जाता है, उत्तेजित करने का काम किया जाता है पोल को। ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि इस रोटर के अंदर वाइंडिंग क्यों की गई है और डीसी सप्लाई क्यों किया गया है। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि आप यहाँ पर 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो 3 फेज एसी सप्लाई किसको दे रहे हैं आप, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग के चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और वो सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यहाँ पर आपको रोटर दिखा है, ये रोटर इस सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पाथ क्या होता है, स्टार्टिंग में 0 होता है। जब स्टार्टिंग पाथ 0 होता है तो ये एक कंडीशन ले आती है स्टूडेंट कि एसी की जो वेव फॉर्म होती है वो हाफ साइकिल में पॉजिटिव और हाफ साइकिल में नेगेटिव हो जाती है। तो जब हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगी और हाफ साइकिल में नेगेटिव होगी तो यदि इसको आप डीसी सप्लाई देंगे, जब तक इसको आप डीसी सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये सिंक्रोनस स्पीड को नहीं पकड़ पाएगा। मेन रीजन यही है कि हम रोटर को अलग से डीसी सप्लाई क्यों दे रहे हैं। डीसी सप्लाई देने से इसको एक्साइटेट करते हैं। तो एक्साइटेट करने के पीछे रीजन ये होता है, इसका जो एक्साइटेशन बढ़ेगा तब ये सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ पाएगा। तो जब इसको हम क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं, तो डीसी एक्साइटेशन देने पर ये रोटर अपने एक्सेस पर रोटेट करता है। तो एक्साइटेशन देंगे तब ही यहाँ पर इसकी सिंक्रोनस स्पीड मतलब स्टेटर की सिंक्रोनस स्पीड या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न सिंक्रोनस स्पीड रोटर उस सिंक्रोनस स्पीड को सिंक्रोनाइज करेगा, मतलब आपस में जुड़ जाएगा, मिलेगा, और तब ही ये सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होगी। तो इसको डीसी सप्लाई देने के पीछे रीजन ये है कि इसके पोल को एक्साइटेड किया जाए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पोल लगे होते हैं। ये जो पोल है एन पोल और एस पोल, यहाँ पर भी वाइंडिंग होती है। याद लीजिएगा, यहाँ पर भी क्या करते हैं हम, इसके पोल पर वाइंडिंग करते हैं। इसके पोल पर भी अलग ही वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग को डेम्पर वाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेम्पर वाइंडिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, अब आप जो सप्लाई दे रहे हैं इसके पोल में जो वाइंडिंग, इसको जब आप सप्लाई दे रहे हैं तो सप्लाई सिर्फ डीसी दे रहे हैं और डीसी देने के पीछे रीजन यही है कि इसके पोल को एक्साइटेड कर रहे हैं। एक्साइटेड करने का मतलब ये है कि इसके पोल को हम चुंबकित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके पीछे रीजन यही है, डीसी सप्लाई इसलिए दे रहे हैं इसके पोल को हम मैग्नेटाइज कर सके, चुंबकित कर सके, क्योंकि पहले से मैग्नेट तो है नहीं है। जब तक आप डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें एन और एस पोल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उसके पीछे रीजन यही है, आप यदि इसको डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर एन पोल और यहाँ पर एस पोल क्रिएट होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेट कब बनेगा, जब आप डीसी सप्लाई देंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट पहले से है क्या, नहीं है। तो हमें इसको एन पोल और एस पोल यहाँ पर मतलब मैग्नेट बनाने के लिए डीसी सप्लाई दिया जाता है। मेन रीजन यही है। ठीक है, चलिए वेग ईएमएफ की बात करें हम, तो वेग ईएमएफ में ये जो जनरेटेड ईएमएफ है Eg इज इक्वल टू Eb है। मतलब Eb क्या है, वेग ईएमएफ। Eb को क्या कहा जाता है, वेग ईएमएफ, और Eg को जनरेटेड ईएमएफ कहा जाता है, जनरेटेड ईएमएफ। अब ये जनरेटेड ईएमएफ कहां से पैदा हुआ, तो ये दोनों एक ही है, या Eb बोलिए या आप Eg बोलिए, मतलब जनरेटेड ईएमएफ बोलिए या वेग ईएमएफ बोलिए। ये कहां उत्पन्न होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब आप 3 फेज सप्लाई देंगे आर्मेचर वाइंडिंग को, मतलब स्टेटर पार्ट में, तो 3 फेज सप्लाई जब आर्मेचर वाइंडिंग को देंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग में यहाँ पर वाइंडिंग लगी हुई, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न भी करेगा और वेग ईएमएफ भी उत्पन्न करेगा।
अकॉर्डिंग टू यदि रनिंग कंडीशन में जब आप देखते हैं तो ये जो पोल की जो फ्लक्स है वो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या करती है, फ्लक्स को कट करती है। तो पोल की फ्लक्स कौन सी है, ये पोल है। अब इस पोल की जो फ्लक्स है ये इसको आर्मेचर वाइंडिंग, और आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न कौन सी फ्लक्स है, फाई एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ या आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को काटने का काम कौन करता है, आर्मेचर वाइंडिंग के फ्लक्स को काटने का काम कौन करता है, पोल की फ्लक्स। तो ये जो रोटर के पोल की जो फ्लक्स है ये आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को काटने की कोशिश करता है और काटता भी है। अब जब काटेगा तब ही ईएमएफ उत्पन्न होगा, समझ में आ रहा है आपको? जब काटेगा तब ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर अब इस कंडक्टर में एक तो अप्लाई वोल्टेज और दूसरा बेस ईएमएफ। ये हो गया अप्लाई वोल्टेज, हम यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, देखिए 3 फेज एसी सप्लाई। अप्लाई वोल्टेज मतलब यहाँ से हमने क्या दिया, इनपुट दिया। अब इनपुट दिया तो यहाँ पर वाइंडिंग सेट हुई। अब इन वाइंडिंग में ये करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं सभी। तो यहाँ पर एन पोल, यहाँ पर एस पोल बनेगा। तो जब एन पोल यहाँ बनेगा, एस पोल यहाँ पर बनेगा तो हाफ साइकिल में, आधी साइकिल में यहाँ पर एन पोल बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एन पोल। तो हाफ साइकिल में यहाँ पर एस पोल बनेगा। फिर आधी हाफ साइकिल में यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर ये एस पोल मतलब पोल चेंज हो गया, यहाँ पर एन पोल बनेगा। मतलब हाफ साइकिल में एन पोल, नीचे एस पोल, फिर आधी हाफ साइकिल में निगेटिव में ऊपर एस पोल, नीचे एन पोल, इस टाइप से बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? देखिए ये जो बेक ईएमएफ है, ये बेक ईएमएफ किसमें उत्पन्न होता है, इसको देखिए आप सबसे पहले। ये जो बेक ईएमएफ है ये आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होता है। किसमें उत्पन्न होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो पोल की फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग के फ्लक्स को कट करता है, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को कट करता है, और जब कट करेगा तब ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, किसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। इस पॉइंट को याद रखना है। तो आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ लगी हुई है, स्टेटर में। स्टेटर कौन सा भाग होता है, घूमने वाला भाग, क्योंकि मैंने आपको बताया ये है सिंक्रोनस मोटर, और सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में लगा होता है। क्लियर है, आर्मेचर वाइंडिंग किसमें लगेगा, स्टेटर में। स्टेटर घूमने वाला भाग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आर्मेचर वाइंडिंग किसमें लगा है, स्टेटर में। ईएमएफ किसमें उत्पन्न हो रहा है, स्टेटर में। मतलब स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ईएमएफ किसमें उत्पन्न हो रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे ईएमएफ तो इसमें उत्पन्न हो गया। अब देखेंगे तो ये ईएमएफ का जो डायरेक्शन है, ये अप्लाइड वोल्टेज दिखा आपको, ईएमएफ का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अप्लाइड वोल्टेज पर, ठीक। तो ईएमएफ का डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, लेकिन अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट में होगा। कहने का मतलब यदि ईएमएफ का डायरेक्शन इस दिशा में है तो अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन इस दिशा में हो जाएगा। लेकिन इसका नाम बेक ईएमएफ पढ़ने के कारण अप्लाइड वोल्टेज का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, तो ईएमएफ का डायरेक्शन इसके विपरीत दिशा में होगा। क्लियर है, तो इस दिशा में होगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, यदि कोई एक ये वाइंडिंग है और इस वाइंडिंग में हमने करंट, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया, हमने करंट फ्लो हुई, तो यहाँ पर इसमें चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब इसमें जो बेक मतलब करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वही वोल्टेज का भी डायरेक्शन होगा, अप्लाइड वोल्टेज का। लेकिन ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हो गया वोल्टेज का डायरेक्शन, और ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आपको? तो ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ही इसका नाम बेक ईएमएफ रखा गया है। बेक यानी क्या होता है, पीछे, और ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल,
क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? तो विपरीत दिशा में चलने वाला विद्युत वाहक बल हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए इसका जो ईएमएफ का डायरेक्शन होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बैक ईएमएफ का मान घटाना है या बढ़ाना है, कम होना है या ज्यादा होना है, तो वो डिपेंड करेगा इस रोटर को जो आप डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है सभी को? यदि आप नहीं आ रहा समझ में, नमन समझ नहीं आ रहा है, यदि डीसी एक्साइटेशन के मान को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, मान कर चलिए डीसी एक्साइटेशन के मान को हमने क्या कर दिए, डीसी एक्साइटेशन के मान को कम कर दिए, तो बैक ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? यदि बैक ईएमएफ के मान को हमें बढ़ाना है तो डीसी एक्साइटेशन के मान को भी क्या करना होगा, हमें बढ़ाना होगा। कहने का मतलब ये है यदि बैक ईएमएफ के मान को बढ़ाना है तो डीसी एक्साइटेशन को बढ़ाओ, यदि बैक ईएमएफ के मान को घटाना है तो डीसी एक्साइटेशन का मान कम कर दो। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो बैक ईएमएफ का मान जो है इसको हम डीसी एक्साइटेशन के द्वारा कम या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब डिपेंड किस पर करेगा, डीसी एक्साइटेशन पर। जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जब फ्लक्स को काटेगा तो फ्लक्स को काटने के कारण इसमें उतना बैक ईएमएफ बनेगा। और ये जो बैक ईएमएफ है स्टूडेंट ये किसमें बनता है, आर्मेचर वाइंडिंग में। ये याद रखेंगे, बैक ईएमएफ किसमें उत्पन्न होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो सडनली इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है कि इस स्टेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। इसी मैग्नेटिक सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर को एक्साइटेड करते हैं और रोटर को उतनी स्पीड से घुमाते हैं, सिंक्रोनस स्पीड से घुमाते हैं। जब ये दोनों सिंक्रोनाइज हो जाता है तो फिर ये दोनों सिंक्रोनाइज हो जाता है तो क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर घूमने लगती है। तो जब सिंक्रोनस मोटर घूमेगी तो जनरेटेड ईएमएफ और बैक ईएमएफ ये दोनों इक्वल ही होने लगते हैं, मतलब ये दोनों एक ही रूप हैं। जैसे भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं वैसे ही ये इनके भी अवतार है, इसका भी मतलब वही होता है, इसका भी मतलब वही होता है। ठीक, ये जो जनरेटेड ईएमएफ है इसका जो मान मिलेगा आपको ये 4.44 kc kd फ्लक्स पाई ft वोल्ट। तो ये जो 4.44 है ये कहां से आया है, तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर का इक्वेशन पढ़ा है आपने। तो ट्रांसफार्मर का इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ट्रांसफार्मर के इक्वेशन से ही लिया गया है, ट्रांसफार्मर के इक्वेशन से लिया गया है। ये जो केसी लिखा हुआ है इसको बोला जाता है चोर्डिंग फैक्टर। क्या कहा जाता है, चोर्डिंग फैक्टर। और केडी का मान होता है, केडी का होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक, एफ मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, टी मतलब नंबर ऑफ टर्न, टी मतलब क्या हो जाएगा, टर्न फेरे, और वी वोल्ट उसकी क्या है, यूनिट इकाई है। तो इस तरीके से इसका जो मान है 1.11, एक्चुअली ये जो 1.11 कहां से आता है, 4 into 1.11 को जब इंटू करते हैं तब 4.44 ये मान आता है। तो मैंने आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया है, ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन है एज अ सेम आपको यहाँ पर मिलेगा सिंक्रोनस मोटर का ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बेसिकली इतना मान तो केसी का मान भी कांस्टेंट होता है, केडी का मान भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, 4.44 भी कांस्टेंट मिलेगा आपको, मतलब यहाँ से लेकर इतना मान आपको कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट मतलब कि ये स्थिर है, ये होना तय है। तो ये जो कांस्टेंट मान होता है, कांस्टेंट मतलब स्थिर मान, अब उसके मान में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए उसे कांस्टेंट माना गया। तो ये जो EB इज प्रोपोर्शनल टू phi f। ठीक है, तो यहाँ पर EB का जो मान है वो डिपेंड करेगा फ्लक्स पर और फ्रीक्वेंसी पर। किस पर, बैक ईएमएफ का मान
फ्लक्स पर और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यदि हम फ्लक्स के मान को बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को यदि हम कम कर दें तो बैक ईएमएफ कम हो जाएगा, फ्लक्स के मान को कम कर दें तो बैक ईएमएफ का भी मान कम हो जाएगा। क्लियर समझ आ रहा है? तो EB इज प्रोपोर्शनल टू phi ns, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो ns है यहाँ पर, ये जो ns दिख रहा है ये ns कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जब 3 फेज एसी सप्लाई लेते हैं तो इसके चारों ओर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, उसकी स्पीड परिवर्तित नहीं होती। और ये जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है ये दिखता नहीं है, लेकिन वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। तो ये क्या है? देखिए, यदि सिंपल मैं बात करूं, कोई बार मैग्नेट में ऐसा ns दो पोल होते, और यहाँ से आपने 10th में प्रैक्टिकल किए होंगे, ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं n से s की ओर जाती, देखिए ना आपने? तो चुंबकीय बल रेखाएं n से s की ओर, फिर यहाँ से ये n से s की ओर, फिर ऐसी लाइन बनाएंगे, तो फिर यहाँ से भी ऐसी लाइन बनेगी n से s की ओर, बनता है। फिर यहाँ से आप ऐसा कर्व ड्रॉ करते थे, आप करते थे। ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है? चुंबकीय बल रेखाएं। ये दिखती है क्या? नहीं, पर होती जरूर है, होती है कि नहीं? जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं 10th में प्रैक्टिकल किए हमने मैग्नेटिज्म का, तो उसमें ये कर्व ड्रॉ करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को काटती है क्या? नहीं काटती। तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं बराबर होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही बनेगा, लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन उनके बीच में यदि रोटर यदि घूमेगा तो उसके ये चुंबकीय बल रेखाएं इनको प्रतिच्छेद करेंगे, और जिस पॉइंट पर काटेगी तो वहां पर बैक ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियर समझ आ रहा है सभी को? तो इसका जो फार्मूला है, इस फार्मूले में ns कांस्टेंट मिलेगा आपको। ठीक है, फ्लक्स फाई, ये फ्लक्स फाई पर डिपेंड करेगा। ये मैंने आपको बता दिया, फ्लक्स का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बैक ईएमएफ का मान कम या ज्यादा होगा। तो EB इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई, फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू डीसी एक्साइटेशन। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि बैक ईएमएफ का मान फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स का मान डीसी एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा, और ये डीसी एक्साइटेशन का मान इन दोनों पर डिपेंड करेगा। मतलब डीसी एक्साइटेशन के मान को घटाएंगे तो फ्लक्स भी घटेगा, बैक ईएमएफ भी घटेगी। डीसी एक्साइटेशन के मान को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगी, बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक मेन पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हम इसका वेक्टर डायग्राम देखें तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वोल्टेज को हम ER से शो करते हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज को ER से शो किया जाता है। इसमें रिजल्टेंट वोल्टेज का जो फार्मूला बनता है ER इज इक्वल टू V माइनस EB। अब ये जो V है, V क्या है? एप्लाइड वोल्टेज। V क्या है? एप्लाइड वोल्टेज। एप्लाइड वोल्टेज मतलब अप्लाई किया गया वोल्टेज, मतलब यहाँ से जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई वोल्टेज कहलाएगा। जो इनपुट सप्लाई हम दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग को दे रहे हैं, ये अप्लाई वोल्टेज। तो ER इज इक्वल टू V माइनस EB, और EB क्या है स्टूडेंट? रिजल्टेंट वोल्टेज। EB क्या है? यहाँ पर EB क्या है? बैक ईएमएफ है, और ER क्या है? रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। फार्मूला क्या बनेगा? रिजल्टेंट वोल्टेज इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। तो इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वोल्टेज कहलाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अब ये जो फार्मूला है IA इज इक्वल टू ER अपॉन ZS। तो ZS क्या बेटा? ये कंडक्टर की संख्या है। Z क्या है? कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर।
जब वाइंडिंग लपेटेंगे तो फेरे होंगे उसमें, कंडक्टर लपेटेंगे ना, तार लपेटेंगे, तो ये ZS क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, और EL क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। अब ये जो R है ये क्या है, Z के बराबर है, क्योंकि कंडक्टर की बात की जा रही है। तो ये जो V है ये V हो जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, ZS। तो ZS क्या है, कंडक्टर, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, Z क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा IA इज इक्वल टू ER अपॉन ZS। तो IA क्या है, A किसको इंडिकेट करता है, आर्मेचर करंट को, और आर्मेचर को कहां पर लगी हुई है, स्टेटर में। तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो फ्लो होने वाली करंट है ये इसके बारे में इंडिकेशन दिया गया है। मतलब ये जो फार्मूला है ये आर्मेचर वाइंडिंग की करंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वोल्टेज अपॉन ZS मतलब कंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ER का जो फार्मूला है इसमें V माइनस V होता है, और ZS जैसा का वैसा हो जाएगा, तो ये एक फार्मूला हो जाएगा। तो ये इसकी दो सिचुएशन होती है, ये फार्मूला इसके ऊपर बेस्ड है। मतलब इस तरीके से आप ये फार्मूले को आप निकाल सकते हैं। EMF इक्वेशन का फार्मूला बेसिकली ये थ्योरेटिकल कम लेकिन इक्वेशन वाला ज्यादा है, डिस्क्रिप्टिव है ना, ये न्यूमेरिकल पोर्शन कहलाता है। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसको याद करना पड़ेगा। पोल फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग के फ्लक्स को जब कट करती है कंडक्टर को तब EMF जनरेट होता है, और जब आर्मेचर वाइंडिंग में ही EMF जनरेट होता है उसके बाद EMF का डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, लेकिन उसके अपोजिट में होगा, ठीक है। बैक EMF DC एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा। ये जो कुछ की पॉइंट्स हैं, इस की पॉइंट को आपको याद रखना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला कहां से बना। एग्जाम में 4 ऑप्शन में आपको ये पूछ सकता है सिंक्रोनस मोटर के बैक EMF का फार्मूला क्या है। तो Eg इज इक्वल टू 4.44 kg kd फ्लक्स 5 ft वोल्ट। ये इतना आपको याद रहना चाहिए। यदि आपको इतना याद है आप सही आंसर लगा लेंगे। क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि बैक EMF के मान को बढ़ाने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होता है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा बैक EMF के मान को बढ़ाने पर सिंक्रोनस मोटर की फ्रीक्वेंसी में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं बढ़ता। एक क्वेश्चन बनता है बैक EMF का मान DC एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है, नहीं करता, करता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों, ए और बी, ऐसा ऑप्शन देता है, ठीक है। तो बैक EMF का मान DC एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। ये भी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ पर ये रनिंग कंडीशन, इसका फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर पूछ लेता है कि आर्मेचर वाइंडिंग किस पर प्लेस्ड की जाती है। सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग किस में प्लेस की जाती है, तो स्टेटर पार्ट में प्लेस की जाती है। ये क्वेश्चन बन जाता है। बैक EMF के मान में परिवर्तन करने पर DC एक्साइटेशन के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन बन गया। इस टाइप से क्वेश्चन इसके बनते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था सिंक्रोनस मोटर में बैक EMF और बैक EMF किस टाइप से, उसका फार्मूला क्या है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव हमने आपको समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।